हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आज आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीटेट का सेकंड पेपर, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 90 तक सोशल साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे, अर्थात सोशल स्टडीज के भाग को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आज 20 अगस्त 2023 का सेकंड मीटिंग का पेपर है। और अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस, यूपीएससी या आरओ या बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, जीएस, हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी कराई जाती है। आपके प्रश्न आएंगे, सर तो फिर आप सीटेट की तैयारी का आंसर की क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपका ये फील्ड है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हूं यूपी में, साथ ही मैंने 3 बार सीटेट, 2 बार यूपी टेट क्वालिफाई किया है। और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे जो सिविल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बीएड और बीटीसी उन्होंने बैकअप के तौर पे किया था, जिससे उनका जो है कि एग्जाम ये भी क्रैक हो जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट थी, इसीलिए मैं जो है कि यहाँ पर सारे सीटेट के आंसर की को सॉल्व कर रहा हूँ। और आपको बताते चलूँ, ये जो पेपर है ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे पूरे 90 सही करके आएंगे। किसमें? 31 से लेकर 90, 60 में से 60 उनके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑथेंटिक और बिल्कुल सही सटीक आंसर की के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है 31 क्वेश्चन? समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बादलों और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी ये मुक्त होती हैं, फ्री होती हैं यहाँ से। क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं, बादल की आंधी, तूफान, मौसम, ये क्षोभ मंडल में होती है, समताप मंडल में नहीं। इसलिए 31 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता हमारा जलमार्ग होता है, और इसके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में भी बड़े बड़े कंटेनर में, कार्गो में अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। हो सकता है आप लोगों का पेपर सेट नंबर अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो आगे पीछे अगर क्वेश्चन होंगे तो आप लोग प्लीज उसे जो है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप उसे सॉल्व कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह क्या होंगे? तो नवीकरणीय संसाधन होंगे, जो कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, जैसे सूर्य की किरणें, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, और इस तरीके का हीट वेव्स वगैरह, इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो 33 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गल्फ स्ट्रीम एक जलधारा है जो कि गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो 34 का सी इज करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। ओजोन परत की बात करेंगे तो समताप मंडल में देखने को मिलती है, और अगर हम बात करेंगे मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। और वहीं पे आप यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। ए और सी का अगर आप देखेंगे, ए का थर्ड है, तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का 3 हो जाएगा। क्लियर? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को जरा देखते हैं। 36 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बायोगैस होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यही गलत है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ये बात गलत है, क्योंकि जो समुद्री धाराओं में जो ज्वार आते रहते हैं ये लगातार आते रहेंगे, इसलिए समाप्य होने वाली स्थिति नहीं है। जबकि बायोगैस ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का पैदा करती है, यानी कि ये कारण बनती है। तो यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है, तो 36 का 2 हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखना चाहेंगे हम। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो क्या है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है। तो उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर नहीं होता, बल्कि 66.5 डिग्री होता है। इसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव का जो वृत्त होता है वो भी 66.5 डिग्री दक्षिण होता है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध से जाती है। चौथा ऑप्शन सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर जाती है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है, अफ्रीका से होकर जाती है। अगला प्रश्न है आपका 38, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं जो सी केव्स होती हैं, वो समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए कौन सा उपयुक्त कारण होता है? तो वेव के द्वारा जो इरोजन और जो है कि आपका डिपोजिशन किया जाता है, तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण। तो 38 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो देखिए 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा जो ग्रीनविच होती है वहां पे अगर 12 बज रहा है तो आपको पता है 1 डिग्री में जो है कि 4 मिनट का अंतर आता है। तो 45 डिग्री का अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 45 गुणा 4 करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 180 मिनट, अर्थात 3 घंटे। और 3 घंटे का मतलब हो गया 12 से 3 आगे बढ़ेंगे 3 बजे का दोपहर, यानी कि 3 PM का टाइम
होगा। तो ये आपको देखना है। ध्यान देना कि पूर्व देशांतर का मतलब होता है आगे बढ़ना, घटना नहीं। 39 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर पे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों पर चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिखाई जाती हैं, बिल्कुल सही। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में होता है, यह भी सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, तो यही गलत है, क्योंकि ग्लोब पूरी तरीके से सर्कल फॉर्म में होता है, गोल में, जबकि हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक स्वरूप है वो थोड़ा सा ओवल शेप में, अंडाकार प्रतिकृति में। तो ए बी डी ये तीनों सही होंगे, अर्थात 40 का 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्य रेख की जो वर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा और उच्च तापमान देखने को मिलता है, इसीलिए 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ दोनों ही क्षेत्रों में हमें सदाबहार वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर पे, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री जो है कि हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का। अगला प्रश्न है, पेपर बहुत आसान था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट के साथ क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करके आप प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि सामान्यतः सघन वन वाले क्षेत्रों में होती है, क्योंकि जंगलों को काट काट के ही सघन कृषि के रूप में इसको डेवलप किया जाता है। ए का तीसरा ऑप्शन आपको एकमात्र चौथे ऑप्शन में देखने को मिलेगा, इसलिए 43 का 4 हो जाएगा। आगे डिटेल जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगला प्रश्न अगर हम आपकी बात करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ताकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, बिल्कुल सही बात है। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी स्तर पे स्थापित करती है, यानी कि त्रिस्तरीय सरकार बताती है, यह भी सही है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट कि दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ होता है? आप उन्हें नकारात्मक रूप से देखते हैं, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करते हैं, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, यही गलत है। बी वाला ऑप्शन हटा देंगे आप, तो एलिमिनेट मेथड आप इस तरीके से करेंगे तो आपका 2, 3, 4 तीनों ही गलत हो जाएगा, बल्कि ए सी डी एक ऑप्शन सही होगा 45 का फर्स्ट। अगला प्रश्न है आपसे यहाँ पे 46 में, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए और नित्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। तो ये व्यवहार क्या दिखाती है बच्चों का? तो यह व्यवहार यह दिखाता है कि वो रूढ़िवादी पद्धति को भी जानते हैं, अर्थात उन्हें ये क्लियर हो पा रहा है कि रूढ़िवादी पद्धति में आदिवासी परंपरा के लोग कैसे रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, लीजिए मैं थोड़ा सा और इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको हिंदी मीडियम को पूरा क्लियर दिखे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है, इसके द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम को अनदेखा तथा अदत्त जांचा जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच अगर आप करेंगे तो इसमें देखिए 2 बातें आ सकती है। पहला, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था यानी कि पैट्रियार्की सोसाइटी, या घरेलू काम का अवमूल्यन होना, डेप्रिशिएशन जिसे कहना। तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है आयोग सेकंड या थर्ड में से कोई एक ऑप्शन आपका मान ले। अगला प्रश्न है 48, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो आर्टिकल 21, जिसका विस्तार बहुत अधिक किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य के अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, यह बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। और आगे हम देख लेते हैं, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। असमानताएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक असमानताएं हैं, लिंग आधारित, महिला और पुरुष, वृद्ध और बच्चे, ये असमानताएं कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं। इसीलिए हम आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समान संरक्षण की भी बात करते हैं, जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस प्रोसेस को लिया है। यानी जो कहते हैं ना कि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, यही कानून यहाँ पे लागू हो रहा है। तो सी ऑप्शन को जब आप एलिमिनेट कर देंगे तो ए, बी और डी यानी 1 आंसर इज करेक्ट हो जाएगा 49 का। ये कुछ ऐसे प्रश्न है दोस्तों पॉलिटी के जो आपके एनसीईआरटी में तो दिए हैं, लेकिन इसको सीधे यूपीएससी या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे।
अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच भेद की पहचान करने वाले सही विकल्प को चुनिए। अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह बात सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा का प्रावधान है, यह भी सही है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों में धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्कीकरण बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। और अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति देता है, यह भी गलत है। तो केवल ए और बी सही होगा, इसलिए 50 का हो जाएगा 3 आंसर, 50 का 3, ए और बी। अगला प्रश्न है 51, यहाँ पे मिलान करना है और पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए, राजमिस्त्री एक दिहाड़ी मजदूर है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर होता है, कभी काम करता है घर का कभी नहीं करता है। सब्जी विक्रेता एक स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन दुकानदार में जो सुपरवाइजर है वो कोई व्यवसायी नहीं है, बिजनेस पर्सन नहीं है, वो केवल एक ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो ए बी सी तीनों ही सही हो जाएंगे, 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52, अगर हम देखें तो 52 प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणामस्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट श्रम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। यह क्यों देखी गई है? क्योंकि बी और सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन हुआ है और घटी हुई कृषि प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी लगातार घटती चली गई है। और अगर आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं जानते हैं तो सिविल सर्विसेज के बच्चों की तरह एलिमिनेट मेथड अपनाइए। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कार्यकुशल जो कुशल कार्यबल की संख्या, तो आपको लगता है कि क्या गांव में अभी भी लोग जो है कि अब कार्यकुशल हो गए हैं या स्किल्ड ओरिएंटेड हो गए हैं, उनके पास नए नए कौशल आ गए हैं? ऐसा नहीं है। तो डी ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको आंसर वैसे भी मिल जाता, तीसरा ऑप्शन। 53 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवा होती है, न्यायिक सेवा होती है, शैक्षिक सेवा होती है। ए बी सी ये तीनों ही रहेंगी और यहाँ पे 3 आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। 54 को अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की जाती है? तो इसकी अगर हम बात करें, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा करना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारी को जनजाति भूमियों के दोहन की अनुमति देना। तो ए बी सी ये तीनों ही इसमें उल्लंघन माने जाते हैं। जबकि अनुसूचित जाति के समुदाय के सदस्य अगर आप विवाह कर लेते हैं या वो प्रेम विवाह हो या लीगल मैरिज, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ए बी सी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 54 का सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 55 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? इसमें मैं दावे से कह सकता हूं कि 95% स्टूडेंट ने बी ऑप्शन लगाया होगा, लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों कि कैसे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, ए बी सी। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं हो रही है, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं होती। ये तीनों ही प्रकार हैं जिससे न्यायपालिका जो है कि स्वतंत्र होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी कि कार्यपालिका की भूमिका आ जाती है, तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित कर देती है। इसीलिए डी ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए था। यही तरीका होता है पीसीएस में एग्जाम को सॉल्व करने का। तो 53 का 3, 55 का 3। अगला प्रश्न है एमडीएम के बारे में है। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। कौन सा विकल्प सही होगा? सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कई स्थानों में तो दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, यह भी बात सही है। और स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि जो गरीब बच्चे थे, दलितों के बच्चे, वो लगता था कि वो स्कूल में नहीं जा सकते, लेकिन अब समानता स्थापित होने की वजह से वो लोग भी आते हैं। और स्कूल छोड़ने की दरों में कमी भी आई है। यह भी अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि स्कूल छोड़ने के दर में भी कमी आई है। तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 56 का 2 हो गया। अगला प्रश्न है 57। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, अगर आप पढ़ेंगे कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, बिल्कुल सही बात है। और भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि खिलाफत आंदोलन जब शुरू किया जा रहा था तो इन्होंने यही मांग रखी थी अंग्रेजों से कि खलीफा का नियंत्रण होना चाहिए उन स्थानों पर जो मुस्लिमों के लिए पवित्र हैं। तो बी स्टेटमेंट गलत है, एक करेक्ट है। तो 57 का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न 58।
स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथन पे बात कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। यह बात सही है बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग एक बराबर नहीं है। कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग ज़्यादा गरीब हैं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए। यह बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आदर्श होते हैं, जो आदर्शवादी बातें होती हैं, वो केवल आदर्श के रूप में रखी जाती है। उनको प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है वो अनिश्चितकालीन होता है, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है, वो व्यवहारिक समस्याओं के साथ जूझता रहता है। इसलिए दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं और ये दोनों ही बातें एक दूसरे की व्याख्या भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो 58 का एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इल्बर्ट विधेयक। 1883 के इल्बर्ट विल के लागू होने का विरोध क्यों किया जा रहा था? भारतीयों ने इसका विरोध किया, पहली बात गलत, क्योंकि भारतीय नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स या यूरोपीय लोगों ने विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। यह बात सही है। बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, यह भी सही है। और केवल यही दो सही है, बी और सी। तो देखते हैं 59 का हो जाएगा 4, बी और सी इसी में सही है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60। किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखा गया है, ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया अभी ढंग से। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसलिए क्लियर नहीं बताया गया यहाँ पे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों, ध्यान देना, गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास जो एमपी में थे, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन किया। तो ए और बी दोनों ही सही और इसकी व्याख्या भी सही है। तो 61 का हो जाएगा 3 ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में किताब आई थी, भारत के उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन को समर्पित थी, गलत। अमेरिका के गृह युद्धों में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित थी, यह भी गलत। ब्रह्मो समाज सुधारकों को समर्पित थी, यह बात सही है, जो कि इसको समर्पित है। अब हम आगे चलेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा 62 का। अगला प्रश्न है मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी उपलब्ध है। तो 63 का हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है यहाँ पे 64। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर अब इसकी जानकारी अभी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देखिए आखेटकों और संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजाओं को देनी पड़ती थी, यह बात भी सही है। ज्यादातर फसलों पर कर का उपज 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिला भी है। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था और व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। तो मोस्ट चांस है कि इसका 64 का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल में इस तरीके की कर पद्धति देखने को नहीं मिली है। एक आध जगह है, वो अपवाद के रूप में आप मान सकते हैं। तो इसका 64 का 2 मान लीजिए। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही है? तो इसको भी होल्ड किया गया है, क्योंकि मेहराब का जो मध्य भाग होता है वो आधारशिला कहलाता है। इस पे अभी डाउट हो रहा है, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है किसी भी एनसीईआरटी में। तो 65 के प्रश्न को हमने भी होल्ड कर दिया है। अगला प्रश्न है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया है? तो ये रजिया के लिए लिखा गया है, क्योंकि रजिया में शासन करने के सभी गुण थे, बशर्ते बस वो एक मर्द यानी कि एक पुरुष नहीं थी, जिसकी वजह से जो तुर्की लोग थे या यूं कहें कि जो तुर्की अमीर थे, जो उसे पसंद नहीं करते थे। इसीलिए तो गाना चला है दोस्तों कि रजिया फंस गई गुंडों में, क्योंकि वो कैथल में डाकुओं के द्वारा मारी जाती है। तो ये रजिया के लिए कहा गया, 66 का 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले? अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कोल्डिहवा लगाया होगा, लेकिन कर्नाटक का एक गांव है हुंसगी, वहां पर इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, यह बात सही है। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान के मालिक बन गए। ये दोनों ही बातें सही हैं और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 16वीं 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिले। क्या क्या परिवर्तन हुए? तो देखिए अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई, रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई, ये बात गलत है।
डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई। ए और सी ये दोनों ही ऑप्शन सही है। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली का विकास हुआ, ये भी एक तरीके से सही है। तो देखिए इसमें तो अगर सी ऑप्शन नहीं दे रहा है तो ए और डी यहाँ पर सही हो सकता है। तो 69 को आप डाउट में रख सकते हैं। आगे देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि पूरे के पूरे प्रश्न के उत्तर जो भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही और सटीक बता रहा हूँ। इसके अलावा या इसके बियॉन्ड कोई भी आयोग का आंसर नहीं आएगा। जो भी है 99% यही रहेगा कि यही इसके उत्तर आएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि वो पुनर्जन्म में जो है कि विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन चेतना और विचारों के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे महात्मा बुद्ध। तो ए ऑप्शन सही है। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं यानी तृष्णा की वजह से होते हैं, तो यह भी सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना, पालन करना आवश्यक यानी अनिवार्य था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। केवल कुछ मतलब ऐच्छिक स्वभाव पे था, जिसको अगर मानना है वो माने, नहीं मानेगा तो खुद ही परेशान होगा। ये बुद्ध की मान्यता थी। ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती अपने सारे उपदेश मनवाए, ऐसा नहीं था। तो ए और बी सही है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की नई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो यह बातें दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रही हैं। तो 71 का एक सही है। आगे देखते हैं। रोजी ने एक महिला को नर्स के रूप में तथा पुरुष को एक अभियंता यानी इंजीनियर के रूप में बताया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो ये जेंडर बायसनेस है। तो इसको आप कह सकते हो कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा थी। कैसी थी? रूढ़िबद्ध धारणा थी, जो स्टीरियोटाइप की चीजें हैं। अगला प्रश्न कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र सब कुछ कैसे सपाट दिखाते हैं? तो सजीवता के साथ यह दिखाना होगा कि कैसे मानचित्र ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 73 का एक। अगला प्रश्न 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है और इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। यह बात भी सही है। आप इतिहास को देखिए, राजनीति को देखिए, भूगोल को देखिए, इनकी एक घटना का परिणाम जो है कि बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। एक घटना का परिणाम या कारण केवल एक नहीं होता, उनके बहुत सारे परिणाम और बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसका आप देखेंगे कि दोनों ही बातें यहाँ पर सही की गई हैं। तो 74 का आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों ने इसके बारे में कुछ उत्तर लिखे और आप बताइए कि कौन सा जो है कि किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर पाते हैं। ये बात तो सही है, कुछ महंगी चीज़ें होती हैं जो केवल कुछ ही लोग खरीद पाते हैं। साप्ताहिक बाजार व ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। प्रायः का मतलब होता है कभी कभी गाँव में देखने को मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम शहरी होते हैं। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जैसे मंगल बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। जबकि शॉपिंग मॉल जो बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें भी होती हैं। लेकिन चौथा इसका उत्तर सही हो जाएगा 75 का 4, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहीं पर बच्चा असफल दिख रहा है। क्योंकि साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक चलती हैं। यह इसका मतलब है कि उसे साप्ताहिक दुकान और शॉपिंग मॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई ढंग से। तो ये हो जाएगा आपका 75 का 4। अगला प्रश्न है 76। पूछा जा रहा है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है और कौन सा उत्तर विद्यार्थी को प्रश्न समझने और समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 76 का, कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने के लिए कुछ मुख्य तत्व हैं: जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्या लगाया होगा? मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। हालांकि अगर आप देखेंगे मतदान को छोड़ के सभी चीजें नकारात्मक प्रभाव मतलब कि प्रस्तुत करती हैं, और जबकि धरना को बैन भी किया जा चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बच्चों ने ये लगाया होगा वो गलत होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 77।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच को विकसित करती हैं? तो 77 का हो जाएगा फर्स्ट ए और बी, यानी विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों के बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, और विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। तो ए और बी दोनों ही बातें सही हैं, जबकि सी गलत है। अगला प्रश्न है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला भी करते हैं, और स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। तो यानी उन्हें पूरी तरीके से शासन व्यवस्था की जानकारी है कि हमें शासन के किस स्तर पर इसकी जानकारी देनी चाहिए। 79 की बात करेंगे, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान को तैयार करती है और अपेक्षित अधिगम रखती है कि विद्यार्थियों को साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता है क्या? तो अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए कौन सा मूल्यांकन प्रश्न जो है कि सबसे सही रहेगा? तो वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला, कि आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती तो सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। इसका मतलब है कि उन्हें केंद्र के बारे में भी पता है और राज्य और स्थानीय शासन के महत्व के बारे में भी पता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। और अगला प्रश्न है 81, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि फैक्ट के आधारित? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, क्योंकि परिभाषिक जो शब्दावली है वो आपका कॉन्सेप्ट के लेवल पर ज्ञान होता है और कौशल का ज्ञान स्किल्ड होता है, न कि फैक्चुअल लेवल पर होता है। तो इसका 81 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? और यहाँ पे कौन सा उत्तर ऐसा दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को ठीक से नहीं समझा है? तो विद्यार्थी ने 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ये केवल एक ऊपरी समझ उसकी विकसित हुई, पूरी सही तरीके से विकसित नहीं हुई समझ, जबकि विद्यार्थी सी, विद्यार्थी डी और विद्यार्थी ए ये तीनों ही अपने एग्जाम्पल्स के आधार पर सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 83, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। लिखा जा रहा है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु एक कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। बिल्कुल सही बात है। एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ये गलत है। हो सकता है कोई बच्चा जो है कि कोई सामान सस्ता यूज कर रहा हो, कोई बच्चा उसी सामान को खरीदने के लिए बहुत महंगे शोरूम में गया हो, बहुत स्टैंडर्ड जैसे आर्चिस वगैरह में आप जाइए तो वही ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह महंगे मिलते हैं और वही लोकल दुकानों पे सस्ते मिल जाते हैं, तो उनके मूल्य के आधार पे आप उसे जज नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड वाला कारण गलत है, केवल अभिकथन सही है, अर्थात कि 83 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए सही है और आर गलत है। 84 की बात करेंगे, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो सिंपल है, 84 का 4, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए चुनाव का आयोजन कराना, जिससे बच्चे क्या होंगे, अपने ही स्तर पे जो है कि सारी चुनाव प्रक्रिया को संचालित करेंगे और चुनाव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होंगे। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? तो भाई आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों पर एक सामूहिक चर्चा करिए, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 85 का। अगला प्रश्न है 86, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो शिक्षक को संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना चाहिए, एक ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 86 का। अगला प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है और यह अवलोकन करने से उद्देश्य पूरा होता है। कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा भाई इसका? अगर हम बात करें न्यायालय के प्रकार, ये सारी चीज़ों को अगर देखें, प्रकार का अनुभव करना, वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, तो ए ऑप्शन सही होगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा 87 का, वो तीसरा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि बाकी दोनों में क्या भय पैदा करना या डराना, ये नेगेटिव बातें जो बच्चों के लर्निंग में प्रॉब्लम्स या बाधा पैदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है,
उष्ण कटिबंध की संकल्पनाओं को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर की होनी चाहिए, आवर्तन की और अक्षांश की, ग्लोब की नहीं। तो ए सी डी का मतलब हो गया फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 88 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा है? यह एक गैर उपयोगी विषय है, ऐसा लोग कहते हैं, धारणाएं बनाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह भी धारणा बनाते हैं। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, यह भी धारणा है लोगों की। और सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक यानी कि टीचर के रूप में, ऐसा नहीं है, सिविल सर्विसेज वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेशन फील्ड में जो है कि लोग जाते हैं। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन ये हो जाएंगे कि चारों ही भ्रांत धारणाएं देखने को मिलती हैं। तो 89 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा सेकंड। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सोशल साइंस सेगमेंट का। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग जो है कि अदर सेक्शन को भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट पेपर दे के आए थे तो उसकी भी हम लोगों ने वीडियो डाल दी है, सीडीपी, मैथ, एनवायरमेंट, इन सभी के भी आप आंसर की चेक कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था, यानी सिविक्स आया था। तो 90 में देखेंगे तो दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो 90 का 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दोस्तों, हमने सॉल्व कर लिया सोशल साइंस को। अब हम दूसरे सेगमेंट को करते हैं, तब तक आप लोग इसे जो है कि चेक करिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर बताइए।